अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है एक्सरेज। एक्सरेज के बारे में हम कम्प्लीटली स्टडी करेंगे। इंटरेस्टिंग लेक्चर है, देखिएगा। एक्सरेज का सबसे पहले हम देख लेते हैं इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में हम एक्सरेज की जो है जनाब डिस्कवरी के बारे में देखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सरेज को जो है वो ऑब्जर्व किया था बेटा डब्ल्यू के रोइंटन ने। इट वाज द ईयर ऑफ 1895, ठीक है। और इसलिए इसे रोइंटन रेस भी कहते हैं, रॉटिंजन या रोइंटन रेस भी कहते हैं, ठीक है। डब्ल्यू के रोइंटन ने दरियाफ्त किया था बेटा। तो क्या होती है एक्सरेज, क्या होती है? ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती है, ठीक है। एक्सरेज क्या होती है बेटा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती है जिनकी वेवलेंथ बहुत शॉर्टर होती है, ठीक है। किसके मुकाबले में? अल्ट्रावायलेट के मुकाबले। कंपैरिजन करें तो अल्ट्रावायलेट के मुकाबले में शॉर्टर वेवलेंथ होती है, ठीक है बेटा। अल्ट्रावायलेट से ज्यादा एनर्जी रखती है, गामा रेस से कम एनर्जी रखती है, ये ध्यान में रखिएगा। सबसे डेंजरस गामा रेस है। लेकिन एक्सरेज भी बॉडी के ऊपर कंटिन्यूली फॉल करते रहे तो बॉडी में भी कैंसर पैदा हो जाता है, बून्स कैंसर, ठीक है, क्योंकि एक्सरेज एब्जॉर्ब होती है। बहरहाल अभी बात शुरू हुई है तो उस बात को देखते हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है, शॉर्टर वेवलेंथ होती है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन के मुकाबले में, जिन्हें एक्सरेज कहते हैं। एक्सरेज की वेवलेंथ बेटा 0.1 नैनोमीटर से लेकर 1 नैनोमीटर के दरमियान होती है, ठीक है बेटा। 0.01 नैनोमीटर से 1 नैनोमीटर के दरमियान होती है। और अगर फ्रिक्वेंसी की बात करें तो इसकी फ्रिक्वेंसी रेंज बेटा एक्सपोनेंट 17 हर्ट्ज से एक्सपोनेंट 19 हर्ट्ज के दरमियान होती है। और क्वांटम एनर्जी अगर देखें एक्सरेज की तो वो 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट से लेकर 100 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट के दरमियान होती है, सही है बेटा। तो अभी हमने जो कुछ बेसिक बेसिक चीजें पढ़ी वो क्या क्या पढ़ी कि एक्सरेज को डिस्कवर किया था डब्ल्यू के रोहिंटन ने, नंबर एक बात। नंबर दो बात, नंबर दूसरी बात कि एक्सरेज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है। तीसरी बात, एक्सरेज की वेवलेंथ शॉर्टर होती है अल्ट्रावायलेट के मुकाबले में। चौथी बात हमने जो पढ़ी बेटा, इसकी जो वेवलेंथ की रेंज होती है 0.01 नैनोमीटर से लेकर 1 नैनोमीटर के दरमियान। पांचवी बात जो हमने पढ़ी कि इसकी फ्रीक्वेंसी जो है एक्सपोनेंट 17 हर्ट्ज से लेकर एक्सपोनेंट 19 हर्ट्ज के दरमियान होती है। छठी बात जो हमने पढ़ी कि क्वांटम ऑफ एनर्जी होती है 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट से लेकर 100 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट के दरमियान, सही है। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात बेटा हमने देखी एक्सरेज के लिए। एक्सरेज की अब कंस्ट्रक्शन देखते हैं और प्रोडक्शन देखते हैं एक्सरेज की इस लेक्चर के अंदर। तो प्लीज जरा इस लेक्चर को गौर से देखिएगा। कॉमनली जो डायग्राम है एक्सरेज की आपकी बुक्स वगैरह में वो ये डायग्राम है जो आपको नजर आती है। ये प्रैक्टिकल डायग्राम है जो एक्सरेज का सेटअप लॉन्च किया जाता है किसी भी जगह पर एक्सरेज को एक्सपोज करने के लिए। तो वो कुछ इस तरह का होता है जिसको मैं डेमोस्ट्रेट करके भी अभी दिखाऊंगा आपको, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर मैं मजीद बात कर रहा हूँ, ये देखिएगा, ये हमारे पास जो है टंगस्टन फिलामेंट है जिसका एंड जो है वो कैथोड है। ये हमारे पास हाई वोल्टेज बैटरी है, क्या है बेटा? हाई वोल्टेज बैटरी है हमारे पास ये, ठीक है। दिस इज हाई टेंशन बैटरी या हाई वोल्टेज बैटरी। ये लो वोल्टेज बैटरी है, ये एक्सेलरेटिंग बैटरी कहलाती है, ठीक है, जो एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल प्रोड्यूस करती है। क्या करती है? एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल को प्रोड्यूस करती है देती है इलेक्ट्रॉन्स को। अच्छा, ये हमारा टारगेट मटेरियल है, ठीक है, जहाँ पर टारगेट मटेरियल होगा और ट्यूब के अंदर बहुत लो प्रेशर एक्सिस कर रहा होगा, ग्लास ट्यूब होगी, ठीक है। और एक्सरेज प्रोड्यूस होगी किस तरह, ये अभी मैं आपको एक छोटी सी डेमोस्ट्रेशन दिखा रहा हूँ। तो प्लीज जरा देखिएगा, साथ साथ मैं आपको बताता जाऊंगा। और स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। देखें बेटा, ये हमारे पास जो है एक्सरे का सेटअप है कंप्लीट। इसमें ये हाई टेंशन बैटरी है, ये लो टेंशन बैटरी है। और लो टेंशन बैटरी इस टारगेट मटेरियल से कनेक्टेड है जिसे टारगेट कहते हैं। और जनाब ये हमारे पास जो है इलेक्ट्रॉन सोर्स है जो इलेक्ट्रॉन को प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हो रहे हैं, इसमें टंगस्टन फिलामेंट भी हो सकती है। और जो सिलेंडर है मॉलिबेडियम सिलेंडर है हमारे पास इस मटेरियल का, ठीक है। यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है फायर हो रहे हैं, फायर होके कहाँ जा रहे हैं? टारगेट पर जा रहे हैं। टारगेट मटेरियल हैवी मटेरियल होता है। टारगेट मटेरियल क्या होता है? हैवी मटेरियल होता है। और ये जो है हैवी कॉपर मटेरियल होता है, कॉपर ब्लॉक होता है बेटा। और मोलिब्डेनियम की लेयर जो है इस पर मौजूद रहती है,
ठीक है, जिस तरह आप अपने चेहरे को धूप से बचाने के लिए फेयर एंड लवली लगाते हैं, इसी तरह इसमें ये एक लेयर चढ़ा दी गई है। बेटा अगर ये कॉपर पे कंटिन्यूसली इलेक्ट्रॉन हिट करेंगे तो कॉपर हॉट हो जाएगा और उल्टा नुकसान भी हो सकता है, रेडिएशन आउट हो सकती है। इसलिए इसको कूल करने के लिए वाटर सिस्टम लगाया गया है ताकि ये मटेरियल, टारगेट मटेरियल ठंडा रहे। इलेक्ट्रॉन फाइट कर रहे हैं इसके ऊपर, टारगेट हो रहे हैं इसके ऊपर, टारगेट मटेरियल पर, और रेडिएशन प्रोड्यूस हो रही है। ये रेडिएशन जो थी आपके पास एक्सरेज थी। ठीक है बेटा। अच्छा, इसी के साथ साथ अगर हम देखें तो हमारे इस ट्यूब का जो इंटरनल प्रेशर है वो बहुत लो प्रेशर है। ठीक है, इस ट्यूब का जो प्रेशर है वो लो प्रेशर है और कंटिन्यूअली इलेक्ट्रॉन जब स्ट्राइक करते रहते हैं तो एक वक्त ऐसा आता है कि यहाँ से एक्सरेज प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाती है और इन इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। वो काइनेटिक एनर्जी जाकर जब इस टारगेट पे स्ट्राइक करती है तो वो तमाम की तमाम काइनेटिक एनर्जी लूज कर जाती है इन फॉर्म ऑफ एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल, और उस वजह से हमारे पास क्वांटम ऑफ एनर्जी मिलती है which is in the form of the radiation which are the x-rays, जो क्या होती है बेटा, x-rays होती है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं कि x-rays की टाइप क्या है। ठीक है, टाइप्स ऑफ एक्सरेज, दो टाइप्स है मेनली एक्सरेज की। एक हमारे पास कहलाती है कंटिन्यूस एक्सरेज। कंटिन्यूस एक्सरेज को बेटा डिस्कवर किया था बर्मर स्ट्रेलिंग ने, इसलिए इन्हें हम नाम देते हैं किसका, बर्मर स्ट्रेलिंग एक्सरेज का भी। दूसरी हमारे पास कहलाती है कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरेज। ठीक है, क्या कहलाती है, कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरेज कहलाती है। ठीक है, ये दो टाइप्स है हमारे पास एक्सरेज की। अच्छा, व्हाट आर दी बर्मर स्ट्रेलिंग एक्सरेज? बर्मर स्ट्रेलिंग एक्सरेज क्या होती है बेटा? इसके लिए आसान सी बात जरा एक इक्वेशन के जरिए अंडरस्टैंड कीजिएगा। जब आपके पास फास्ट इलेक्ट्रॉन, ठीक है, क्या बात कर रहा हूँ, फास्ट इलेक्ट्रॉन हिट करता है हैवी एटम को, तो क्या हो जाता है, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन तो स्लो इलेक्ट्रॉन बन जाता है, और जब ये फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन इस हैवी एटम पर स्ट्राइक करता है तो एटम अपनी जगह सस्टेन रहता है, लेकिन उसमें से स्ट्राइक करने की वजह से एनर्जी प्रोड्यूस होती है और ये एनर्जी कहलाती है एक्स रेज। क्या कहलाती है, एक्स रेज। जो क्वांटम ऑफ एनर्जी है ये हमारे पास एक्स रेज कहलाती है। ठीक है, तो ये इसकी एक छोटी सी डेमोन्स्ट्रेशन डायग्राम देख लें। फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन था, इस हैवी एटम से स्ट्राइक कर रहा था, फिर स्लो इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हो गया और जनाब एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल जो है डीसेलरेटिंग पोटेंशियल में कन्वर्ट हुआ और एनर्जी, क्वांटम ऑफ एनर्जी मिली हमें। उस क्वांटम ऑफ एनर्जी को हम कहते हैं एचएफ। क्या कहते हैं बेटा, एचएफ कहते हैं। ठीक है जनाब, आगे देखते हैं। इसमें क्या होता है कि ये क्वांटम ऑफ एनर्जी थी जो एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल या एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल एनर्जी के बराबर थी हमारे पास। ठीक है बेटा, तो ये भी एनर्जी, ये भी एनर्जी, ये इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जब इलेक्ट्रॉन भाग रहा था और जो रेडिएशन हमारे पास निकली है उसकी एनर्जी। ठीक है, अच्छा अब आगे कुछ हो ना हो मैं यहाँ पर आपसे डिस्कस कर लेता हूँ। एच न्यू, सॉरी मैं इसको थोड़ा सा और लिख दूँ। देखें, पहले मैं बता चुका हूँ C इज इक्वल टू न्यू लैम्डा होता है और न्यू इज इक्वल टू C अपॉन लैम्डा होता है। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ C अपॉन लैम्डा, और ये क्या था और ये क्या था, इसको मैं लिख सकता हूँ बेटा डेल्टा E। क्या लिख सकता हूँ, डेल्टा E, और ये H वैसे ही है। तो मुझे अगर लैम्डा चाहिए यहाँ पर तो लैम्डा इज इक्वल टू क्या होगा, SC ओवर डेल्टा E, SC ओवर डेल्टा E। ये एक्सप्रेशन भी याद रखिएगा। ठीक है, ये एक्सप्रेशन डिसाइड करेगी कि हमारे पास कौन सी एक्सरेज की इंटेंसिटी ज्यादा देगा, कहाँ मिलेगी ज्यादा। बहरहाल ये आगे बात होगी और न्यूमेरिकल में भी काम आएगी एक्सप्रेशन। ठीक है, आगे देखते हैं। लैम्डा इज इक्वल टू SC अपॉन BE या डेल्टा E, हम दोनों ले सकते हैं। सही है। बर्मर स्ट्रेलिंग एक्सरेज क्या होती है, देखें मैं पीछे बता चुका हूँ। जब फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन जो है क्या हो, जब फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन जो है हिट करता है, ठीक है, इनर शेल में, तो क्या होता है, रेडिएशन निकलती है और वो स्लो मूविंग इलेक्ट्रॉन बन जाता है। ठीक है, और डिफरेंट एनर्जी के इलेक्ट्रॉन ये क्लोज फॉर्म में देख लें। ये जो है जनाब हमारे पास जो है एक और एग्जांपल है जिसमें फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन आकर हिट करता है और डिसेलरेट होता है, और डिसेलरेटिंग एनर्जी जो है वो h nu की फॉर्म में हमारे पास मिलती है।
ठीक है, और इस तरह जो है ये बम स्ट्राइलिंग एक्सरेज जो है वो प्रोड्यूस हो जाती है। सही है बेटा। तो डिफरेंट फॉर्म में, अगर डिफरेंट एनर्जी में कि अगर हम रेडिएशन इलेक्ट्रॉन जो है फॉल करवाएंगे हैवी मेटल पर, हैवी एटम के ऊपर, ठीक है, अगर वो इनर शेल में स्ट्राइक करेगा तो हमें एनर्जी ज़्यादा मिलेगी, आउटर शेल में करेगा तो एनर्जी हमें कम मिलेगी। ये हमारे पास इसकी एक एग्जांपल है, ठीक है, ये एक कंबाइन एग्जांपल है। अगर आप देखें ये जो आपके पास है ये सबसे ज़्यादा एनर्जी दे रहा होगा, ये उससे कम एनर्जी दे रहा होगा और ये उससे कम, इसे हम कहते हैं इनर शेल ट्रांजिशन भी, ठीक है। इनर शेल ट्रांजिशन की वजह से जो हमें एक्सरेज मिली वो हमारे पास बम स्ट्राइलिंग एक्सरेज या कंटिन्यूस एक्सरेज कहलाती हैं, ठीक है बेटा। इसके बाद जो है हम पढ़ेंगे बेटा क्या, कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरेज। क्या पढ़ेंगे बेटा? कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरेज पढ़ेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरेज को बेटा 1913 में मोजले ने डिस्कवर किया था, ठीक है, एक और टेक्निक के जरिए। और ये टेक्निक डिपेंड करती है बेटा नेचर ऑफ टारगेट पर और जो स्पेक्ट्रम लाइन होता है, ठीक है। और इस स्पेक्ट्रम जो एक्सरे का स्पेक्ट्रम हमें मिलता है उसे हम कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे स्पेक्ट्रा या कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे स्पेक्ट्रम भी कहते हैं, ठीक है बेटा। अच्छा, अब यहाँ पर होता क्या है, मैं आपको ये ग्राफ के जरिए बताना तो चाह रहा हूँ, लेकिन कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरेज में क्या होता है ऐसा, ठीक है, ये जरा अंडरस्टैंड कर लें कि लेट सपोज एक हैवी एटम मैं ड्रॉ कर रहा हूँ और इस हैवी एटम में लेट सपोज ये के शेल है, ये एल शेल है और ये एम शेल है। अगर जनाब फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन आया और इस इलेक्ट्रॉन को साथ भगा के ले गया, ठीक है, ये फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन था और एक और इलेक्ट्रॉन भगा के ले गया, तो यहाँ जगह खाली बच जाएगी, वैकेंसी खाली मिलेगी। जब वैकेंसी खाली मिलेगी तो इलेक्ट्रॉन एल वाला पूरे एटम को जिंदा रखने के लिए, सस्टेन करने के लिए एल शेल जो है अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा। जब एल शेल अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा तो के शेल स्टेबल हो जाएगा। इस तरह जो स्पेक्ट्रम हमें मिलेगा ये कहलाएगा के अल्फा सीरीज। क्या कहलाएगी बेटा? के अल्फा सीरीज कहलाएगी, ठीक है। अगर इलेक्ट्रॉन एम शेल इसको के शेल वाले को देता, अब जो हमें इसे एनर्जी लूज करना पड़ती है तो ये कहलाती के बीटा सीरीज। क्या कहलाती है बेटा? के बीटा सीरीज। अगर एन शेल इसे अपना इलेक्ट्रॉन देता और के शेल में गिरता तो वो कहलाती के गामा सीरीज। क्या कहलाती बेटा? के गामा सीरीज कहलाती। सही है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरेज में मैं फिर रिपीट कर रहा हूं कि ये डिफरेंट शेल हैं, ठीक है। लेट्स सपोज ये डिफरेंट शेल हैं, आपके पास ये के शेल, ये एल शेल, ये एम शेल, ये एन शेल, यहां तक हमने बना लिया। अगर के शेल से इलेक्ट्रॉन निकल जाता तो के शेल में खाली जगह बचती, तो उसे कौन देता? एल, तो ये के अल्फा कहलाती। अगर उसे एम देता तो ये के बीटा कहलाती। अगर उसे एन देता तो ये के गामा कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरेज कहलाती। अब इलेक्ट्रॉन निकल गया लेट सपोज एल से, इनर शेल से नहीं, आउटर शेल से निकला, एल से निकला, ठीक है बेटा। तो इसे इलेक्ट्रॉन कौन देगा? सारी बात है हाई एनर्जी वाला देगा। हाई एनर्जी कौन है? एम शेल है। एम शेल ने अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया किसको? एल शेल को, तो ये कहलाएगी एल अल्फा सीरीज। क्या कहलाएगी बेटा? एल अल्फा। अगर एन वाले ने, एन से इलेक्ट्रॉन आकर एल शेल में बस जाता है तो ये कहलाती है एल बीटा सीरीज। अब मैं आगे मजीद बात नहीं कर रहा क्योंकि वो हमारे पास कहलाते हैं आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिव एटम कहलाते हैं, वहां पर आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी स्टार्ट हो जाती है। तो एल गामा को मैं डिस्कस नहीं कर रहा, जबकि यहाँ पर आपको नजर आ रहा है, और लेकिन ये आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी के जमरे में आ जाता है। बहरहाल हम देखते हैं, कंपैरिजन करते हैं बेटा यहाँ पर ग्राफ की। ये जो आपको स्मूथनेस ऑफ द ग्राफ नजर आ रही है और ग्राफ बना हुआ इंटेंसिटी वर्सेस वेवलेंथ में, ठीक है। यहाँ पर इंटेंसिटी 0 है, यहाँ पर इंटेंसिटी मैक्सिमम है, और ये जो स्मूथनेस आपको नजर आ रही है ये स्मूथनेस शो कर रही है कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम को। और यहाँ से जो ये डिफरेंट पीक्स आपको नजर आ रही है ये कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरेज को डिस्कस कर रही है। कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरेज में के अल्फा की वैल्यू सबसे ज्यादा होती है, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूँ कि SC अपॉन डेल्टा ई का फॉर्मूला है। डेल्टा ई डिफरेंस ऑफ एनर्जी, इन दोनों में डिफरेंस ऑफ एनर्जी सबसे कम होता है, इसलिए इसकी इंटेंसिटी सबसे
ज़्यादा होती है। ठीक है बेटा। इसी तरह आपके पास जो है ये डिफरेंट सीरीज आपको मिल रही हैं, एल अल्फा सीरीज, एल बीटा एंड एल गामा सीरीज, जो सिर्फ ग्राफ में शो किया गया है। ठीक है बेटा। अच्छा, ये मेरे पास जो है कंपैरिजन है कंटिन्यूस और जनाब करेक्टरिस्टिक्स एक्सरेज में। कंटिन्यूस में देखें कोई हर स्मूथनेस कंटिन्यूस एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है, और जितना हम एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल बढ़ा रहे हैं उतना हमें जो है हाई इंटेंसिटी मिल रही है, और जबकि इधर हाई इंटेंसिटी सिर्फ के अल्फा सीरीज में मिल रही है। ठीक है बेटा, दैट इज द कंपैरिजन ऑफ द ग्राफ। अच्छा, अब बात कर रहे हैं हम जनाब किसकी बेटा, प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सरेज की। एक्सरेज की प्रॉपर्टीज क्या हैं? ठीक है, एक्सरेज की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं ये जरा देख लेते हैं। एक्सरेज फ्रीक्वेंसी हम देख, जैसा कि पहले हम देख चुके हैं, ग्रेटर देन द फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्ट्रावायलेट होती है। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है और जो स्पीड ऑफ लाइट से मूव करती हैं। ठीक है, ये डिफ्लेक्ट नहीं होती इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से। ठीक है, इसे हम डिफ्रेक्ट कर सकते हैं जनाब किससे, क्रिस्टल से। ठीक है, क्रिस्टल से डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग होती है इसकी। ठीक है, इसी तरह ये जो है बेटा मोर पेनिट्रेटिंग होती है लाइट के मुकाबले में। फोटोग्राफिक प्लेट पे इफेक्ट डालती हैं ये लाजमी। ठीक है, और ये फ्लोरोसेंस इन जिंक सल्फाइड एंड सर्टेन केमिकल में प्रोड्यूस करती हैं, फ्लोरोसेंस प्रोड्यूस करती हैं। ठीक है, इसी तरह ये आयनाइजेशन प्रोड्यूस करती हैं किस पर बेटा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट प्लेट। जनाब ये आयनाइजेशन का प्रोसेस दिखाती है किसके जरिए, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के जरिए। ठीक है। अच्छा, ह्यूमन टिश्यूज को बैडली डैमेज करती है ये। ठीक, एप्लीकेशन एक्सरेज की एप्लीकेशन क्या क्या होती है बेटा, ये फोटोग्राफिक, ये जनाब बोन्स टूट जाए या ह्यूमन बोन्स में एरर आ जाए, मेटल में एरर आ जाए तो उनकी जो है जनाब फोटोग्राफ्स लेती है। ठीक है, इसी तरह ये जो है जनाब डिफेक्ट ऑफ टीथ को स्टडी करने के काम आती है, कैंसर सेल को डिस्ट्रॉय करने के काम आती है, पाइप्स वगैरह में डिफेक्ट को ढूंढने के काम आती है, और एयरपोर्ट वगैरह में यूज़ होती है बेटा ये। ठीक है, रेडिएशन सिक्योरिटी पर्पस के लिए कह लें, और सामान चेक करने के लिए, और क्रिस्टल स्ट्रक्चर को स्टडी करने के लिए भी यूज़ होती है। यहाँ तक आप उम्मीद है समझ गए होंगे, और यहाँ हमारा टॉपिक एंड होता है। ठीक है बेटा, दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। जो मसला हो बेटा पूछ लीजिएगा व्हाट्सएप पर। थैंक यू।